हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और आज हमारा दिन है संडे और आज मैं आपको करवाने वाला हूं एलपीजी क्लास 12 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं 1991 का, जो कि हमारा चल रहा है। तो मैंने दोनों चैप्टर बहुत ही आसान लैंग्वेज में और इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का तो जाइए जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक गिवन है। उसके बाद आज मैं आपको करवाने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, एक्सप्लेन द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स विच लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। वो सारी चीज़ें, वो सारे घटनाएं लिखी, सारे इवेंट लिखी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में लाना पड़ा। तो देखिए, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेड टू ह्यूज अकाउंट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट सही नहीं था इंडियन इकोनॉमी का, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसे देते हैं उनके पास हमें बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ा, बोरोइंग लेना पड़ा। एज अ रिजल्ट इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 ड्यू टू इट्स फेलियर टू रिपे इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए ये 1991 में जो इसने बोरोइंग लिया था, जो पैसा लिया था, वो रिपे नहीं कर पाया अब्रोड्स को, इसीलिए 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया इंडिया में। क्राइसिस लेड टू राइसिस इन प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो एसेंशियल गुड्स जो चाहिए थे हमें रोज़, उसकी इस क्राइसिस की वजह से इसके प्राइस हाई हो गए। इसकी वजह से हमें इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा लोन के लिए। देखिए, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है उसने बोला कि हम लोन तो आपको दे देंगे लेकिन हम अनाउंस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपके इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया मान गया भाई, ठीक है, तभी आया हमारे इंडिया में। तो देखिए हुआ क्या, किस चीज़ के लिए आए, टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए सफिशिएंट रहे उसके लिए लाया गया। टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल में रहे। टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इफ़िशियंसी इकोनॉमी की बढ़े, ग्रोथ करे वो। टू रिमूव रिजिडिटीज़ इन वेरियस एरियाज, अलग अलग एरिया की जो पिछड़ेपन है, जो रिजिडिटीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए। टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को ख़त्म करने के लिए, ताकि हम भी आ सकें वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में नहीं आया था उस वक्त बताइए कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे करती थी। तो देखिए, गवर्नमेंट जो थी वो जनरेट नहीं कर पाती थी सफिशिएंट रेवेन्यू टैक्स से, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू के कम होने की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। देखिए, जो पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के हाथ में था, उससे जो इनकम आ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर ग्रो हो, मतलब खर्चा निकले। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा शेयर अपना, मतलब इंसफिशिएंट शेयर स्पेंड कर रहा था इनकम पे, और वो भी ऐसे एरियाज़ पे जो कि उनको तुरंत कुछ, मतलब उस एरिया से कुछ हमें मिल नहीं रहा था, ऐसे एरिया पे वो खर्च कर रहे थे पैसे, ठीक है। इसके बाद देखिए, फॉरेन एक्सचेंज जो था हमने अलग अलग कंट्री से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, और हमने अपने जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए था पैसा वहाँ पे कंजम्पशन नीड्स किया, मतलब वहाँ पे पैसा लगाया। द गवर्नमेंट नाइदर मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस सच रेकलेस स्पेंडिंग नॉर डिड इट पे सफिशिएंट अटेंशन टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू मीट ग्रोइंग इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर। देखिए, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने कहीं भी ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई कोशिश की कि बहुत ज़्यादा हम खर्चा ना करें। वो खर्चा करते गई और उसने ना ही तो एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया और ना ही इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया, ठीक है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल बेल पे प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलाइजेशन एज एन एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, लिबरलाइजेशन आया तो ये एक नया एलिमेंट था हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, तो बताइए कैसे था। देखिए, लिबरलाइजेशन मतलब होता है लिबरेटिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग द इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव। ये इंडस्ट्रीज़ को मोर कॉम्पिटिटिव बनाता है, कैसे, अननेसेसरी जो बाउंडेशंस है ना, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो रुकावटें हैं उसको हटा के ट्रेड से, ठीक है, और इंडस्ट्री से एक इकोनॉमी के। इट इम्प्लाइज मेकिंग द इकोनॉमी फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज बाई द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इसके ऊपर डायरेक्ट फिजिकल वो करती है, कुछ भी लगाती है, मतलब कि कुछ भी चीज़ें लगाते, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसको ये हटाता है, ठीक है। पार्शियल लिबरलाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन इंडियाज इकोनॉमी इन द डिकेड ऑफ 80s।
पार्शियल लिबरलाइजेशन था इंडिया में लगभग 80s में, मतलब इंडियन इकोनॉमी में 80s में आया था, ठीक है, शुरू किया गया था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में, और ये फोकस क्या था कि यह कंट्रोल को रिड्यूस करे और लिबरल चेंजेस लाए, मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर इंटरनेशनल भी और अपने डोमेस्टिक कंट्री में भी, ठीक है। ये देखिए एक प्रोसेस होता है जो कि मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड होता है, मतलब मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई, और ये इकोनॉमी को गाइड करता है, मोर इफेक्टिव बनाता है, मतलब जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना, उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, आपको पता है, इसलिए इफेक्टिव बनाता है और इसको बढ़िया बनाता है। स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के फीचर्स बताइए। तो देखिए, देयर वॉज मॉडरेशन रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी टू इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन किया गया, उसको ख़त्म किया गया। इम्पोर्ट कोटा से हैड बीन कम्पिटिटिव एबॉलिश, पहले होता क्या था कि हमें जो भी इंपोर्ट करना था तो उस पर बाउंडेशंस रखते थे कि आप इतने यूनिट ही, इतने क्वांटिटी तक यहाँ मंगवा सकते हो, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैड ऑलमोस्ट बीन स्क्रैप्ड, इंपोर्ट लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैड बीन विथड्रॉन टू इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट ड्यूटी को लाया गया ताकि हमारे जो इंडियन मार्केट में जो इंटरनेशनल गुड्स है उसका कॉम्पिटिशन बढ़ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द इंडियन इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड प्राइवेट टू रिफॉर्म। रिफॉर्म आने के पहले हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज कैसे चलता था। तो देखिए, पहला इसका है ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाज मैंडेटरी फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म और टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस। देखिए होता क्या था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था हमें गवर्नमेंट ऑफिसर से, ताकि हम अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक फर्म स्टार्ट करना था या फिर क्लोज करना होता था या फिर डिसाइड करना होता था कि कौन सी क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे, कैसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिसर के पास से लाइसेंस लेना पड़ता था। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल कैटेगरीज, बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे भी थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकती थी। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स वॉज रिजर्व फॉर ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे गुड्स थे जो कि बस रिजर्व कर दिए गए थे कि इसे बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही इस्टेब्लिश करेगी और मतलब वही प्रोडक्शन करेगी और कोई नहीं करेगा। देखिए फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल प्राइसेस डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, कुछ इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सिलेक्टेड थे जो कि जिसकी प्राइस जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन भी यही करती थी, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन द गवर्नमेंट इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ PSUs, एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल। अब देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो था उसका गवर्नमेंट कैसे इंप्रूव कर सकता था उसकी एफिशिएंसी को, ताकि अच्छे से बढ़ सके, एग्जांपल देके समझाना है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। देखिए PSU के वर्क को एफिशिएंट करने के लिए और अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि खुद से एक मैनेजमेंट डिसाइड किया, एक मैनेजरियल डिसीजन लिया। फॉर एग्जाम्पल टू इम्प्रूव इफिशियंसी, उसके इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल देम टू कॉम्पीट मोर इफेक्टिवली इन द लिबरलाइज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट, द गवर्नमेंट चूज 9 PSUs एंड डिक्लेयर देम एज नवरत्नास। इसने क्या किया कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया और कंपटीशन बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, लिबरलाइज कर दिया चीज़ें। लिबरलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में कि कोई भी आ सकता है, और इसीलिए इसने PSU में 9 नवरत्नास को डिक्लेयर किए। नवरत्न जिसको बोलते हैं वो था क्या था, देखिए BPCL, HPCL, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IPCL, वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BSNL, ठीक है। ये सब आपको पता हो गया। 9 नवरत्नास थे जो कि PSU में डाल दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, ताकि उसका जो वर्क है वो और इफिशियंट हो सके और बढ़िया तरीके से चल सके। व्हाट टाइप ऑफ GST इज प्रिपेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड, कौन सा GST प्रिपेयर किया गया था और उसको लागू किया गया था। देखिए ड्यूअल GST सिस्टम आया था, ठीक है, मतलब सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में करती थी ये, क्योंकि ये कॉमन टैक्स एक था। देखिए द GST टू बी लेविड बाय द सेंटर ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज वुड बी कॉल्ड द सेंट्रल GST, CGST, मतलब इंट्रा स्टेट, मतलब जो स्टेट में होता था, स्टेट और दूसरे स्टेट में होता था, उसको जब वो दूसरे स्टेट से करते थे ना, एक स्टेट दूसरे स्टेट से, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सर्विस टैक्स लेती थी, उसको बोलते हैं CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वही अगर स्टेट ले, स्टेट के अंदर ही, मतलब यूपी है मान लो, तो यूपी में ही हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टेट GST, मतलब SGST, ठीक है।
देखिए इसके इसके अंदर इंटीग्रेटेड IGST मतलब होता है विल बी लेविड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर ऑन एवरी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही आपका है, स्टेट से स्टेट जाएगा तो उसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए मैं आपको ग्लोबलाइजेशन ये सब नहीं करवाऊंगा, ना ही इम्पैक्ट पढ़ाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कर लिया है। अगर नहीं देखा तो देखिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ WTO इन इंडिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। पहला है ड्यू टू रिडक्शन इन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट लीडिंग टू डायनिज्म। देखिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट है ट्रेडिंग का वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, बहुत डायनेमिज्म में, मतलब बहुत खुला व्यापार हम कर पाएंगे बड़े लेवल पे। Countries like India will be helped in their liberal economic policies due to increase in market access opportunities under the WTO। WTO की वजह से हम अपना मार्केट एक्सेस और ग्रेटर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करके, ठीक है, ये इंडिया को हेल्प करेगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड इनकम फ्रॉम ट्रेड लिबरलाइजेशन कुड इंक्रीजली फ्रॉम 110 बिलियन डॉलर टू 510 बिलियन एनुअली। हुआ क्या कि जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड इनकम से जुड़े, WTO से जुड़े वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, वैसे ही हमारा जो इनकम है लिबरलाइजेशन के बाद 110 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 510 बिलियन डॉलर हो गया प्रति साल। एनुअली मतलब होता है हर एक साल। फोर्थ पॉइंट, द WTO विल स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशंस अमंग मेंबर कंट्रीज, इट विल लीड टू अ न्यू ट्रेड ऑर्डर। देखिए ये सारा आपको पता है, सारा ट्रेड ऑर्डर वही डिसाइड करता है WTO, और एक ये स्ट्रेंथ बना देता है हर कंट्रीज़ के बीच में, रिलेशन के बीच में उनका रिलेशन अच्छा हो, मजबूत हो और वो ट्रेड करें, ठीक है। इंडिया विल गेन इन द लॉन्ग रन ड्यू टू लॉ ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड कैपिटल। इंडिया बहुत लंबे तक इससे जुड़ा रहेगा WTO से, क्योंकि इंडिया में जो है वो बहुत ही लो ड्यूटीज़ लगती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, रॉ मटेरियल सही मिल जाता है अच्छे, और जो कैपिटल गुड्स के कंपोनेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। द ट्रिप्स आर नॉट गोइंग टू हार्म इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड कर रही है इंडिया, इसलिए कोई हार्म हमें नहीं पहुंचेगा। इंडिया बीइंग अ फाउंडर मेंबर कंट्री हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू असर्ट इटसेल्फ इन द मीटिंग ऑफ द WTO काउंसिल। एक देखिए फाउंडर मेंबर कंट्री भी है इंडिया भी, इसकी वजह से क्या हुआ, WTO काउंसिल में वो खुद को डालने लगा, खुद भी उसने कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। द WTO एग्रीमेंट विल एम्फेसाइज लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। WTO एग्रीमेंट में क्या था कि वो ट्रेड हर एक दूसरे कंट्री से ट्रेड के लिंक करेगी, जोड़ेगी, एनवायरनमेंट के लिए पॉलिसी बनाएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, GST का एडवांटेज क्या है इंडिया में, तो देखिए मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब अंडर द GST एडमिनिस्ट्रेशन, GST के अंदर फाइनल टैक्स जो है वो कंज्यूमर के लिए लिया जाएगा, ठीक है, जो भी आप गुड्स और सर्विस परचेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक यूनिफाइड टैक्स क्रेडिट स्ट्रक्चर होगा, जो कि ऐसा नहीं सारे टैक्सेस को मिला के बनाए, ओनली सिंगल टैक्स, ठीक है। सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ GST इज दैट इट इज़ इंटीग्रेटेड। देखिए मैंने अभी जो आपको बताया था कि अलग अलग जो टैक्स था उसको सब में एक करके, जैसे कि कौन कौन सा था, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, इन सब को मिला के ही मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन को ख़त्म करके एक कंसोलिडेट कर दिया गया, एक ही टैक्स बना दिया गया। थर्ड है इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉजिस्टिक्स। देखिए इंटर स्टेट मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी गुड्स और सर्विसेज के, वो बहुत ही पहले ख़त्म कर दिया गया था। लॉजिस्टिक कंपनीज हैड टू मेंटेन मल्टीपल वेयर हाउसेस अक्रॉस द कंट्री टू अवॉइड स्टेट एंट्री टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट्स। अब होता क्या था, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी थी वो अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था उसको, क्योंकि वेयर हाउसेस उसके नहीं थे जिसमें वो अपना सामान रख सकें, और उनको हर बार टैक्स लेना पड़ता था। तो ऐसा ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अब वो आराम से जा सकती थी और सिंगल यूनिफाइड टैक्स था, ओनली GST लगता था, ठीक है, अलग अलग जगह पर इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब फोर्थ है रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन। GST क्या था, GST aids in reducing litigation as it establishes clarity towards the jurisdiction of taxation between the central and state governments। अब इसने क्या क्या था कि GST था, उसने लिटिगेशन को कम कर दिया था, क्योंकि इसने एक क्लैरिटी कर दी था किसकी वजह से, टैक्सेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। इसने बता दिया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, कौन सा टैक्स आपको कहाँ मिलेगा, कितना देना है, ठीक है।
अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो पहला है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एस्टेट मार्केट। एस्टेट मार्केट मतलब होता है लैंड, कैपिटल, ये सब हमारा, ठीक है। तो इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जीएसटी जैसे ही इंडिया में आया, इसने रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर अपना निगेटिव इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया। इट वुड ऐड अप 8% कॉस्ट ऑफ न्यू होम्स। 8% कॉस्ट ऑफ न्यू होम इसमें ऐड कर दिया गया। मतलब जैसे आप पहले कम लगता था, लेकिन अब 8% आप न्यू होम लेंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टैक्स लेयर्स। अब ये बोलते हैं कि टैक्स लेयर्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। जैसे पहले था बहुत सारा टैक्स हमें देना पड़ता था, वैसे ही अब भी देना पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो CGST और SGST है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सेंट्रल एक्सरसाइज सर्विस टैक्स, VAT एंड CST, ये सब जो इंडिफरेंट टैक्स था उसी का नया नाम कर दिया इन्होंने। थर्ड है एक्सपेंसिव। सम रिटेल प्रोडक्ट्स करेंटली हैव ओनली 4% टैक्स ऑन देम। कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स हैं जिनका भी करेंटली 4% टैक्स उस पर लगता है, लेकिन GST के बाद गारमेंट और क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। बैड इफेक्ट्स अपॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ख़राब प्रभाव पड़ा है। देखिए जैसे ही इंडस्ट्री का एविएशन हुआ, वैसे ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। सर्विस टैक्स जो एयर फेयर्स पे था वो करेंटली रेंजेस फ्रॉम 6 से 9% लगता है GST से, और ये जो रेट है वो आगे बढ़ जाता है 15% पे, डबल टैक्स रेट से, ठीक है। स्टेट द इम्पैक्ट्स ऑफ GST इन इंडिया। GST का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बताइए। देखिए GST जो है एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है इंडिया में, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के बना था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये पहली बार आया था 1 जुलाई 2017 को। और सिंस द ACMEs हैव sought clarity concerning the change GST with the new 4-tiered structure will bring the taxation system। और ACMEs ने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही GST आएगा इसमें 4 तरह के नए टैक्स सिस्टम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और थोड़ा सा रह रहा है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय।